Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have a short lecture in which we shall be discussing कि एक रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलरली जब हम एजुकेशनल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर बैठते हैं, क्योंकि रिसर्च के ज़रिए से हम अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च के ज़रिए से हम अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, नॉलेज के ज़रिए से हम रिसर्च के ज़रिए से हम स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का अंदाज़ा लगाते हैं। इसी रिसर्च की मदद से हम अपने अपने अपनी अचीवमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पर एक रिसर्च डिज़ाइन पूरा हम बनाएंगे ताकि हम समझ सके कि हम क्यों एक रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, शेयर इट सो दैट आई कैन राइट ऑन दिस। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बनाना है टाइटल। ठीक है, अभी टाइटल किस तरह बनाया जाता है? टाइटल ये है कि आपने जिस चीज पर भी काम करना है, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि कोई भी टाइटल अपनी मर्जी का आप बना सकते हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स HSSC। ये आपने क्या किया, आप देखना चाह रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट्स की जो है ना ग्रूमिंग पे, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, द इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ HSSC। कि आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी आप FSC का, या इसको आप मजीद आसान करने के लिए आप FSC लिखो। ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का FSC के स्टूडेंट्स के जो है ना ग्रूमिंग पे क्या असर पड़ता है। तो आप कोई भी टाइटल बना सकते हैं। टाइटल आपके जो आपका प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम के मुताबिक होगा। आप अपना जो टाइटल डिजाइन करोगे उसमें आपने बहुत सारी चीजों को देखना है, जैसे हमने वेरिएबल का जिक्र किया था कि आपने यहाँ पर क्या करना है, इम्पैक्ट्स देखने हैं। दूसरा आपका वेरिएबल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तीसरा आपका जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कि स्टूडेंट ऑफ FSC है। यानी इन तीनों का आपने क्या करना है, एक मवाजना लिखना है, इम्पैक्ट लिखना है। ठीक है, मतलब इन तीनों चीजों को आपने स्टडी करना है, एनालाइज करना है, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक पर इनका क्या असर पड़ रहा है। अभी आप क्या करोगे, आपने जब ये देख लिया, फिर आप इसका इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड लिखोगे। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के लिए आप क्या करते हो कि आप अपने माशरे से ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप आइडियाज भी जनरेट कर सकते हो। आपको ये टास्क, जैसे हम लोगों ने आपको मैंने आपको बताया था कि रिसर्च दो किस्म का होता है, प्योर या अप्लाइड रिसर्च होता है। तो वो अप्लाइड प्योर रिसर्च आप अपने नॉलेज के लिए करना चाहते हो, आप अपना आप बता सकते हो कि यार मैं अपने नॉलेज के लिए इसको करना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस किस्म के इश्यूज स्टूडेंट्स को, या क्या पॉजिटिव चीजें स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीख रहे हैं। या फिर आप हो सकता है कि आपको जो है ना कोई NGOs, INGOs वो आपको फंड करे और आपको कहे कि भाई आप इस पर रिसर्च करें, ताकि हमें पता चल सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने अपने करिकुलम में यूज करना है या नहीं करना। तो डिपेंड करता है इस, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपना सारा इंट्रोडक्शन दोगे और बैकग्राउंड बताओगे कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू स्टडीइंग दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप ये कह सकते हो कि सिंस, आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो कि सिंस द यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सीन अ ग्रेट सर्ज in the underdeveloped countries, and it has also not only influenced the economic but also the educational caliber of the students. ठीक है, and today we are and uh, our objective of conducting a research is to analyze the impacts of artificial intelligence on the grooming of the
FSC स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट बताते हो, आप अपना आप क्यों करना चाहते हो, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड या व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू कंडक्ट दिस रिसर्च, आपको क्या मिलेगा, और फिर इसी में आप अपना बताते हो ऑब्जेक्टिव, भाई ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टू एनालाइज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू एनालाइज the capacity of the students of the FSC, to know whether the artificial intelligence is putting positive impacts or the negative impacts। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव्स अपने मकासद बताते हो कि भाई मैं रिसर्च क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं इस रिसर्च के अंदर किस किस चीज को स्टडी करना चाह रहा हूँ। इसी के अंदर जो है ना आप यूजुअली वो चीजें जो आपका मकसद होता है, जो आप अपना पूरा मतलब माइंडसेट लेकर जब आप किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर आप रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस ये है कि आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बताते हो जो कि सही भी साबित हो सकता है बाद में या गलत भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि there is a positive impact of artificial intelligence on the grooming of the students of FSC। ये मैंने बात की, ये मेरा हाइपोथेसिस है कि यार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनका स्टूडेंट्स पर जो है ना बहुत अच्छा असर है। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बन सकता है कि यार देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द स्टूडेंट ऑफ FSC। तो आप कोई भी किस्म का हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस होता है जो कि आपका मेन हाइपोथेसिस होता है, और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जो कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसके अपोजिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रोल है तो ये आपका नल हाइपोथेसिस, अपोजिट रोल है तो नेगेटिव रोल है तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये आपका हाइपोथेसिस बन गया। अभी आप क्या करते हो, इस पर आप सारा प्राइमरी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आप ऑलरेडी किसी ने रिसर्च किया हुआ है, सेकेंडरी डेटा आपके पास बुक्स मौजूद है, जर्नल्स मौजूद है, आपके पास और बहुत सारे वेबसाइट्स मौजूद है, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, आप उन सबको स्टडी करते हो, आप अपने जो है ना नॉलेज को इस्तेमाल करते हो, फिर आपको पता चलता है कि यार वाकई आपको अपना जो टॉपिक है उस पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो जब आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, उसके लिए रिव्यू लिटरेचर के लिए आप किताबें पढ़ते हो, जर्नल्स पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, ये सारा पढ़ने के बाद आप अपना रिसर्च मेथडोलॉजी डिजाइन करते हो। रिसर्च मेथडोलॉजी में आप ये बताते हो कि भाई मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है, या मिक्स्ड रिसर्च करना है। अच्छा, आपका यूनिवर्स क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने यूनिवर्स को फिर वक्त कम वो नहीं किया ना, कि अभी देखिए जब आप हमेशा याद रखें, आप अपने यूनिवर्स को, अपने वेरिएबल्स को जितना शॉर्ट कर सके उतना अच्छा करें। अभी देखिए मिसाल के तौर पर, द इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ FSC। देखिए अभी मैंने FSC के स्टूडेंट्स की बात की, क्या मैंने मेल और फीमेल की बात की? नहीं। इसका मतलब है मेरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ठीक है, मेल और, क्या मैंने किसी शहर की बात की? नहीं। तो क्या हुआ, आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये रिसर्च जो मेथोडोलॉजी करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है कि यार आपने कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च करना है, आपका यूनिवर्स क्या होगा, आपने कितना सैंपल लेना है, आपने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है जिससे आप डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जब आऊंगा मैं इसको डिफाइन करूंगा मजीद, मैं आपको इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए आप ये कह सकते हो, द इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द ग्रूमिंग ऑफ male students of FSC in क्वेटा सिटी। देखिए अभी मैंने क्या किया, इन सब में मैंने अभी अपने वेरिएबल्स को मजीद क्या किया, डिफाइन कर लिया कि अभी मैं जो है ना FSC में सिर्फ और सिर्फ किस पर काम करूंगा, मेल स्टूडेंट्स पे काम करूंगा। मेरा जो यूनिवर्स था वो क्या हो गया, कम हो गया। सेकेंडली, स्टूडेंट्स जो होंगे वो FSC के होंगे, और FSC के स्टूडेंट्स भी क्वेटा सिटी में। तो ये सारा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएगा कि आपने किस किस्म का रिसर्च करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, आपने सैम्पलिंग डिजाइन, आपने किस यूनिवर्स पे काम करना है, आपने सैम्पलिंग डिजाइन कौन सा लेना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेना है, हर किसी को चांस मिल सकता है, या नॉन प्रोबेबिलिटी लेना है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी आएगा क्योंकि मेल स्टूडेंट्स हैं, FSC के हैं, कोयटा के हैं, बहुत सारे फिल्टर्स लग रहे हैं। तो मतलब इस तरह है कि अगर कोई शख्स मस्तूंग में FSC का स्टूडेंट है मैं उसको नहीं दूंगा, कोई तुर्बत में कोई FSC का स्टूडेंट है मैं नहीं दूंगा, कोई फीमेल कोयटा में FSC की स्टूडेंट है मैं उसको नहीं दूंगा। क्यों? मैंने अपना सैम्पलिंग डिजाइन, और टूल कौन सा आपको करोगे, मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चनियर डेवलप करना चाहते हो, आप सर्वे करना चाहते हो, आप इंटरव्यू करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं
इंटरव्यू लूंगा या क्वेश्चनियर लूंगा, ठीक है। फिर जब आप इंटरव्यू या क्वेश्चंस आप कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं। अगर आपने इंटरव्यू लिया होता है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं कि भाई मैंने ये सवाल पूछा, इसका जवाब लोगों ने मुझे ये दिया। आप क्वेश्चनियर वो करते हैं तो क्वेश्चनियर का जो है ना वो आप उसमें सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, एसपीएसएस में। उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आप एसपीएसएस में डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपको बार और ग्राफ वगैरह सब कुछ दे देता है। तो फिर आप उसको क्या करते हो, आप उसको डेटा प्रेजेंटेशन करते हो, आप उसका रिजल्ट बताते हो कि भाई क्या रिजल्ट आया, आपका फाइंडिंग क्या है, आप क्या मजीद चीजें रिकमेंड करना चाहते हो, क्या आपका नल हाइपोथेसिस सही साबित हुआ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, या क्या अल्टरनेट हाइपोथेसिस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, कौन सा सही साबित हुआ वो आप यहाँ पर बताते हो। इसमें आप अपनी फाइंडिंग भी बताते हो, अपने रिकमेंडेशन भी बताते हो कि भाई क्या चीज मेरी लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो, आपने जो पूरा रिसर्च किया होता है उस रिसर्च के जरिए से आप अपना आर्टिकल लिखते हो, आप अपने उसको जर्नल में पब्लिश करवाते हो। उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, तो आप उसमें उसको पब्लिश करवाते हो, उससे आपकी प्रमोशन मिलती है, उसकी बुनियाद पर आपको डिग्री मिलती है, उसकी बुनियाद पर आपको बहुत ज्यादा जो है ना मतलब आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको एक फेम मिल जाता है, ठीक है। और फिर आप ये जो डेटा जो आपने रिसर्च किया होता है वो जब आप उसको पब्लिक कर देते हैं या आप उसको जब आप उसको प्रिंट करवा के आप उसको पब्लिश करवा देते हैं, तो फिर दूसरे लोग आपके रिसर्च को पढ़कर सेकेंडरी डेटा के तौर पर जब वो अगर इस टॉपिक पर किसी पर काम करना चाहे तो वो फिर इसको इस्तेमाल करके मजीद अच्छी डेवलपमेंट, इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिसर्च डिजाइन डेवलप किया जाता है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर यहाँ पर आप यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज। इफ इट इज क्लियर, फिर मैं आपको पब्लिश कर जब रिसर्च पब्लिश करते हैं या थीसिस लिखते हैं उसके सिर्फ चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या आता है। आज हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह मंडे को हम 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीक हम इंशाल्लाह आपकी जो है ना पेडागोजी की क्लास को भी हम वाइंड अप करेंगे। मतलब कमिंग वीक में हमारा इंशाल्लाह 8 चैप्टर और उसके बाद आने वाले वीक में हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके। तो अभी हम देखते हैं जब आप रिसर्च को अक्सर लिखते हैं, ठीक है, रिसर्च को लिखने के लिए मुख्तलिफ जो है ना 5 किस्म के चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि सबसे पहला हमारा 5 चैप्टर्स उसमें होते हैं। एक तो जब आप रिसर्च कोई भी वो करते हैं उसमें आपके शुरू के पेजेस होते हैं जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आप क्या हो, एमफिल स्कॉलर हो, मास्टर्स के स्कॉलर हो, टाइटल पेज है, सर्टिफिकेट है, प्लेजरिज्म रिपोर्ट वगैरह होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो सारा बार ग्राफ वो सारा आप जो है ना बताते हो कि भाई इस पेज पर ये है, इस पेज पर वो है, इस पेज पर वो है, तो वो आपके प्रिलिमिनरी पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जब आप थीसिस लिखते हो ना, खासतौर पर वो थीसिस एक मैंने लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिलिमिनरी स्टेजेस, ये आपके फर्स्ट पेजेस होते हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 1 आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इसको हम इस तरह कर देते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। 5 चैप्टर जब आप थीसिस लिखते हो तो उसमें आपको 5 चैप्टर्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसमें आपका चैप्टर 1 में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या था, क्यों आपने जो है ना रिसर्च किया, आपके मकासद क्या क्या थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे चैप्टर में आते हो कि भाई चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो जो चीज़ें आपने लिखी हुई होती हैं, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं उससे आप उनकी बातों को आप पैराफ्रेज करके या कॉपी करके आप लिखते हो कि भाई इस टॉपिक पर इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, ये वजूहत हैं, ये हो सकती हैं, ठीक है। और फिर तीसरे चैप्टर में आप अपना पूरा मेथोडोलॉजी बताते हो कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, आपका रिसर्च टाइप क्या है, आपका सैम्पलिंग मेथड क्या है, आपका यूनिवर्स क्या है, आपके लिमिटेशंस क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सारे तीसरे चैप्टर में लिखे जाएंगे। फिर चौथे चैप्टर में आप उसकी डेटा एनालिसिस या डेटा इंटरप्रिटेशन देते हो कि आपने कौन सा किस तरीके से आपने जो है ना डेटा इंटरप्रेट किया, कैसे, मतलब कौन सा टूल इस्तेमाल किया, और बार और ग्राफ के जरिए से आप उनकी एक्सप्लेनेशन देते हो। और पांचवे में आप समरी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देते हो, ठीक है। और जो लास्ट है वो बिब्लियोग्राफी और अपेंडाइसिस होता है। इसमें आप वो तमाम वेबसाइट या वो तमाम किताबें जो आपने पढ़ी होती हैं उस लेक्चर को पढ़ने के लिए या इस रिसर्च को करने के लिए, वो सारे आप उनके लिंक्स भेजते हो। तो इसको थोड़ा सा मजीद समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। और ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या होता है,
उस पहले चैप्टर में हम जो है ना बताते हैं कि भाई हमारे ये देखिए आप प्रिलिमिनरी पेजेस, ठीक है, आप प्रिलिमिनरी पेजेस का बताते हो। अभी यहाँ पर आप देखें कि ये प्रिलिमिनरी पेजेस है कि मैंने अपना रिसर्च किया, द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वर्किंग वुमेन, अ केस स्टडी ऑफ क्वेटा सिटी, आपका टाइटल पेज, ठीक है। एजाज नईम ने किया है, एमफिल सोशल वर्क है, ठीक है। पीछे सबको नजर आ रहा है ना। अब ये देखिए आपके प्रिलिमिनरी स्टेजेस, ये इसके थोड़ा सा एसडी खराब हो गई है। ये आपके ऑथर की डिक्लेरेशन है कि भाई ये मैंने किया है, इसमें कोई चीज कॉपी नहीं की गई है, इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है। यहाँ पर साइन करते हैं आप, ठीक है, ये प्लेजरिज्म देते हैं कि भाई आपने कोई चीज कॉपी नहीं की है, नकल नहीं की है, ये मेरा टॉपिक है, ये सारा आपको करते हैं, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस है, ये देखिए आप सारे, इसमें ये सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, रिसर्च सुपरवाइजर के साइन, एचओडी के साइन, डीन के साइन, ये सारे आ जाते हैं। मतलब ये आपका प्रिलिमिनरी पेजेस है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट आया, फिर डेडिकेशन आया, फिर एब्स्ट्रैक्ट आया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट आया। ये आपके सामने एक रिसर्च है। अभी देखिए चैप्टर वन। इस चैप्टर वन में आपके सामने क्या मौजूद है, 5 चैप्टर्स पे हम पूरा रिसर्च करते हैं। वो वाले जो पेजेस है ना, वो स्टार्ट प्रिलिमिनरी कहते हैं स्टार्ट को, ठीक है। स्टार्ट के जो पेजेस होते हैं वो सिर्फ ऐसी ही अंडरटेकिंग, जैसे किताब के अंदर नहीं होता टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक कि भाई रिलीजन ने किस तरह जो है ना खवातीन पर अपना किरदार अदा किया है, किस तरीके से इसका असर आया है, ठीक है। आप उस पर ये तमाम चीजें लिखते जाते हैं। ये आपका सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बताते हैं, सिग्निफिकेंस बताते हैं कि भाई मैं रिसर्च क्यों करना चाहता हूँ, उसकी अहमियत क्या है। रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लिखना चाहते हो, फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में, ठीक है। ज्यादातर ये हम थर्ड चैप्टर में लिखे जाते हैं, लेकिन मेरा जो सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर के खिलाफ आप कभी भी नहीं जा सकते, तो वो ये चीजें वैसे होती थर्ड चैप्टर में, लेकिन उसने कहा यहाँ लिखे, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अभी ये सेकंड चैप्टर आया, इसमें लिटरेचर रिव्यू आया, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू देखिए, ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, सादिक, उसने 2016 में पब्लिश किया था, ये मैंने उसका पढ़ा। नौशाद 2010 में पब्लिश किया था, वो पढ़ा, ठीक है। आप हर चीज जो पढ़ते हो आप उसका रेफरेंस देते हो। देखो महबूब 2020 में पब्लिश किया, उसका पढ़ा। औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट है 2019 में, वो पढ़ी, ठीक है। स्टाफ रिपोर्ट है 2020 की, वो पढ़ी। मतलब आप लिटरेचर रिव्यू में, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, आप उसमें एंड में बताते हो कि आपने जो जो पढ़ा है। तो लिटरेचर रिव्यू जो जो आप सेकेंडरी डेटा का हेल्प हासिल करते हो, वो आप सारे यहाँ पर आप लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आप मेथोडोलॉजी का बताते हैं कि भाई आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, किस तरीके से इस्तेमाल किया, आपका यूनिवर्स क्या है, आपका ये थर्ड चैप्टर, ठीक है, मेथोडोलॉजी। रिसर्च डिजाइन देखिए, अभी यहाँ पर आप देखना कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। रिसर्च वर्क डिस्क्रिप्टिव मेथड वाज अप्लाइड। डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर में मेरा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर में मैंने क्वांटिटेटिव मेथड इस्तेमाल किया। यानी ये कौन सा रिसर्च हुआ, मिक्स्ड मेथड हुआ, यानी इसमें मैंने डिटेल्स भी प्रोवाइड की और क्वांटिटी भी प्रोवाइड की। डेटा कलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि क्या मैंने वो किया, क्वेश्चनियर किया। क्वेश्चनियर का मैंने आपको बताया कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने क्वेश्चनियर के अंदर 25 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, और ये मैं 200 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये आपका डेटा कलेक्शन में आपने बताया। और फिर आप ये भी बताते हो कि भाई किन से पूछना है, मैंने फीमेल से पूछना है, ठीक है, क्वेश्चंस टू द फीमेल। फिर सैम्पलिंग बताते हो कि मैंने 25 क्वेश्चनियर बनाया, 25 क्वेश्चंस जिसमें मौजूद हैं, 200 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। अच्छा, इन 200 का मैंने 80 जो है वो मैंने एनजीओ के खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट किया, 120 जो है ना वो उन खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि मैरिड हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 120 मैरिड मैन एंड वुमेन सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, मतलब मैरिड होंगे और गवर्नमेंट इदारों में काम करते होंगे। रिसर्च एनालिसिस टूल में कौन से इस्तेमाल करूंगा, क्वेश्चनियर को मैं एसपीएसएस के जरिए से, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के जरिए से मैं इसको एनालाइज करूंगा, ठीक है। टेक्निक कौन सा इस्तेमाल किया, वही मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेथड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। डेटा एनालिसिस किस तरीके से करूंगा, एसपीएसएस के जरिए से करूंगा। एथिकल कंसर्न्स, ये कुछ इतनी ज्यादा चीजें। अब ये देखिए चौथे चैप्टर में आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं।
रिजल्ट और डिस्कशन। यहाँ पर अभी आप देखो मैंने बार्स ग्राफ दिया, बार्स दिए और ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी, यानी मैंने दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, बार और ग्राफ का। तो इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, मिक्स्ड मेथड कहूंगा। ठीक है, मैंने डिटेल भी प्रोवाइड की, मैंने बार और ग्राफ भी दिया, तो ये मिक्स्ड मेथड है। ठीक है, और ये ज्यादातर एसपीएसएस में जब आप डेटा दे देते हो ना, तो एसपीएसएस खुद ये बार और ये ग्राफ आपके लिए खुद बना देता है, फिर ये डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी होती है। अब ये देखें, मंथली इनकम के हवाले से मैंने सवाल पूछा कि भाई कितनी मंथली इनकम है, तो लोग ज्यादातर जो है ना 100 कैंडिडेट्स ने या 100 सैंपल्स ने कहा था कि हमारी जो है ना 25,000 से तनख्वाह ज्यादा है। फिर ये आपने यहाँ पर भी बताया, आप उसको डिटेल में भी बताते। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस के बारे में बताया कि सिंगल्स कितने हैं। सिंगल जो है ना हमारे पास एक या ना होने के बराबर था। हमारे पास जो 157 थे वो सारे मैरिड थे, उसमें जो बाकी सैंपल्स आए उसमें विडोड भी थे, मतलब बेवा थे, और कुछ जो है ना डिवोर्स थे जिनके तलाक हो चुकी थी, और जो बगैर शादीशुदा थे। ठीक है, तो ये आपने एज फार एज द मैरिटल स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स is concerned, 5 of them were single, 157 of them were married, and 33 of them were widowed, and 5 of them were divorced. ठीक है, ये आप इस तरह अपनी डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हो। इसमें आपने 25 क्वेश्चन बनाए थे और हर क्वेश्चन के आप बार, ग्राफ और डिस्क्रिप्शन दोगे। ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन इसी तरह चलते रहेंगे। फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास आता है जिसमें रिकमेंडेशंस, रिजल्ट्स, फाइंडिंग, कंक्लूजन सब देते हैं। ठीक है, तो वो अभी हमारे पास चैप्टर 5 देखिए, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। इस कंक्लूजन में आपने जो स्टडी से जो कुछ सीखा होता है और आपके जो डेटा जो आपने कलेक्ट किया होता है उसको एनालाइज किया होता है, उस सब से आप जो है ना क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। आप मुख्तसरन बताते हो कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना यूज ऑफ फोर्स को कहते हैं। ठीक है, वुमेन जो है ना वो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये बता सकते हो कि कोयटा जो है वो कोयटा में ये इशू बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन बहुत मतलब सख्त मतलब अलार्मिंग किस्म का नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये और मुश्किल हो सकता है, या भी आप उसको कंक्लूजन दे रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन के बाद आप आते हो यहाँ पर रिकमेंडेशंस में कि क्या 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 होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए जो डोमेस्टिक वायलेंस करे। ठीक है, अच्छा, रोल ऑफ उलमा और सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड लॉज बनाने चाहिए। अच्छा, फिर लास्ट जो मैंने आपको बिब्लियोग्राफी बनाया बताया था। ठीक है, अभी बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में आपने जो जो किताबें पढ़ी होती हैं, अभी देखें अहमद इमरान अली नौशाद, मैंने अगर आपको याद है नौशाद 2010 मैंने उसका रेफरेंस दिया कि अगर कोई चेक करना चाहे तो वो इसके जरिए से उसको चेक कर सकता है। ठीक है, मैंने पेज 26 से 31 तक ये पढ़ा। ये सारा आप उसका क्या करते हो, आप उसकी रेफरेंसेस देते हो। तो इस तरीके से आपका रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। अभी देखिए आपने एक वेबसाइट देखी, उस वेबसाइट का आपने लिंक दे दिया, ये एक लिंक दे दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, आखिर में आप नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चनियर लगा देते हो कि आपका क्वेश्चनियर क्या था। ठीक है, और बाकी तमाम चीजें इसी तरह चलती रहती है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर नाउ टू एवरीवन।